चलिए अब फिर से देखेंगे, क्लियर है। अब स्क्रीन पूरा आपको शो हो रहा होगा। चलिए कमेंट भी आपका 7 आ गए हैं, 8 हो गए। टाइमिंग चेंज किया, हाँ टाइमिंग, हाँ सबसे पहले तो टाइमिंग की बात हम लोग कर लेते हैं। टाइमिंग्स जो अपना अब है वो 8 बजे रात्रि से चलेगी। और मॉर्निंग वाला जिनका भी बैच है वो पुराने स्टूडेंट है तो वो भी उनका भी बैच है का टाइमिंग आपको 6 बजे हो जाएगा, ठीक है। और मॉर्निंग वाला बैच तो 2 दिन से चल नहीं रहा, तो उसके लिए खेद है। बट जो टाइमिंग्स है वो दोनों बैचेस का आपका टाइमिंग चेंज हो गया। एक तो मॉर्निंग वाला बैच जिनका ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको 6 बजे से चलेगा, और उनका भी टाइमिंग क्यों क्यों टाइमिंग सही था। तो चलिए, और अपना जो टाइमिंग है वो डेली का 8 बजे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इट्स टू लेट, बाकी हम लोग देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ज्वाइन हो गए होंगे। बिना नोटिफिकेशंस का डायरेक्ट क्लास का टाइमिंग चेंज करना पड़ा, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, आगे अपनी क्लास पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग का बेसिक चीज को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। जैसे जैसे समय के साथ अपना व्यापार बढ़ता गया, अकाउंटिंग की विधियां भी चेंज होती गई, ठीक है। क्योंकि एकल ट्रेड था या थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन होने पे आप ओरली याद करके रखते थे, बट ट्रांजेक्शन अधिक होने के बाद और क्रेडिट का पता चलने पे अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। उसी को आगे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ वो एक बार देख लेते हैं। जब व्यवसाय का विस्तार होता जाता है तो लेन देन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे आपका व्यापार एक्सटेंड होते हैं तो आपका व्यापार में जो ट्रांजेक्शन्स की वृद्धि होगी, आपका सौदों का लेन देन बोझिल होते जाएगा, आपको याद करना रहेगा। सर क्लास का टाइमिंग इज टू लेट है तो अरे तो मैनेज करना पड़ेगा ना, इग्नोर मत करें। अच्छा क्या, अच्छा ठीक है, पहले आप लोग कमेंट ही कर लेते हैं, वो फिर से अपना अपना कमेंट कर लेंगे। टाइमिंग का इशू है तो वो थोड़ा मैनेज कर लेंगे, किन्हीं न किन्हीं को टाइमिंग का मैनेज करना पड़ेगा। और एक क्लासेज क्योंकि यूट्यूब पे आपको एमसीक्यू सेशन हमें देना था, तो कभी आगे या पीछे आपको टाइमिंग मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग वाले स्टूडेंट को 7 बजे से सुबह उनका 6 बजे टाइम कर दिया, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। और टाइमिंग टू लेट है तो और तो मैंने फीमेल करनी देता है भाई जी, तो आप तो खाना वाना बना के आराम से रेडी हो लेंगे, ठीक है। इग्नोर मत करें। और टाइमिंग चेंज किया है, टाइमिंग 8 PM है। टाइमिंग क्लास का जो टाइमिंग है वो 8 PM रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक क्लास आपका यूट्यूब पे आया है, तो आप सभी का टाइमिंग को हमें चेंज करना पड़ा। मॉर्निंग का बैच या फिर मिडिल में जो बैच है उनको भी टाइमिंग सबका एडजस्ट किया, तब प्रॉपर टाइम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो और साथ में एमसीक्यू सेशंस ध्यान देंगे आप लोग। जो एमसीक्यू सेशंस है वो इज नॉट मैटर। चलिए तो बनाने का मैटर नहीं तब तो क्या दिक्कत है, तब तो किसी टाइम भी क्लास 12 बजे रखेंगे तो आप लोग को करना है, ठीक है। हाँ 7 बजे वाला क्लास 8 बजे हो गया है। मैंने इस जो अभी हम लोग बैच में हैं उनका टाइमिंग 8 बजे हो गया है, ठीक है। 8 बजे लाइव रहेंगे, बाकी रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को उपलब्ध रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का जो क्वेश्चंस है, 7 बजे पॉसिबल नहीं है तब ना हम लोग करेंगे एडॉप्शन कैपेसिटी। चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी हम जान रहे हैं कि समस्या सभी के पास रहेगा, टाइम को लेके हम आपको अनाउंसमेंट करते तो आप लोग तो याद नहीं होते, बट जिंदगी में एडजस्ट कीजिए,
जिंदगी का नाम ही है एडजस्ट करना। क्या कहते हैं, खुश रहना है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है। तो बाकी अब हम लोग देख लेते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करें। एस्टेट का बुक का नाम बताइए। देखिए एस्टेट का बुक आप लोग एनसीईआरटी ही प्रिफर करेंगे, क्योंकि समय आपके पास कम है। 2 मंथ में सब बुक को यदि पढ़ना है तो वो आपको एनसीईआरटी ही कवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो एसके सिंह है, डीके गोयल है, एवीडी पब्लिकेशंस है, तो ये सब लेंगे तो वो आपके पास समय रहेगा नहीं उतना। बाकी एमसीक्यू सेशंस करेंगे तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आ जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो लेंगे यूट्यूब पे ही, या कहेंगे तो एप्लीकेशंस पे कर लेंगे, बट मैटर दोनों जगह एक ही क्लास रहेंगे, तो वो आप लोग ध्यान देंगे। बाकी प्रवचन अब किन्हीं का कुछ कमेंट नहीं चलेगा, बाकी हम लोग अब टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या था कि जो रोज नाम की प्रविष्टि बोझिल हो जाती है, यानी जो जनरल का रहता है वो बोझिल हो जाती है, इसके लिए हम लोग इसे आसान करने के लिए विशिष्ट रोज नामचा में अभिलेख करते हैं, यानी स्पेशल जनरल में हम लोग करते हैं, जिसमें विशेष रोज नामचा में दैनिक पुस्तकें आती है अथवा इसके सहायक पुस्तकें भी की जाती है। यानी दैनिक पुस्तकें का मतलब जो डेली आप कोई ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है, उसे दैनिक पुस्तकें कहते हैं, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि आपका बड़ा एक व्यापार है, ठीक है, वहां पे आप एक एम्प्लॉय के रूप में कार्यरत हैं और डेली का यानी भाड़ा का आपको पेमेंट मिल रहा है, कि आप कोई भी काम करेंगे ऑटो जाएंगे तो उसके लिए भाड़ा मिलेगा। मान लेते हैं दिन भर में 10 तुरी आप गए, आपके जैसा बहुत सारे उनके पास एम्प्लॉय है, तो इनका जो ट्रांजेक्शन की संख्या हो जाएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए इन सभी चीजों को एक विशेष रोजमर्रा के बुक में लिखा जाता है। और दैनिक पुस्तक के शीर्षक में हमने आपको बता रखे कौन कौन सी बुक आते हैं, वो देख लेंगे। कैश बुक, रोकड़ बुक, हिंदी में कहते हैं रोकड़ बही। ऑप्शन सेकंड है आपको क्रय पुस्तक यानी परचेज बुक, इंग्लिश में कहेंगे। थर्ड नंबर का पॉइंट है क्रय वापसी बुक, परचेज रिटर्न बुक। और ऑप्शन 4 हैं वो देख लेंगे विक्रय पुस्तक यानी सेल्स बुक। ऑफ 5 नंबर पॉइंट को देखेंगे, ऑप्शन नहीं यहाँ पे, तो 5 नंबर पॉइंट है विक्रय वापसी पुस्तक, सेल रिटर्न बुक। और लास्ट में आपको मुख्य रोज नामचा यानी मेन जनरल बुक है। यहाँ पे देखेंगे ऑल ट्रांजेक्शंस इसमें लिखाया, यदि नहीं लिखा है तो इसमें लिखा था। बारी बारी से इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज कुछ विशेष आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, बट जो है वो थोड़ा बहुत हम लोग देखते हुए नेक्स्ट चैप्टर पे भी चले जाएंगे, बीआरएस पे हम लोग चले आएंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग देखते हुए चलेंगे सारे पॉइंट को, जिससे एग्जाम में आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। फर्स्ट देखते हैं कि रोकड़ बुक क्या होता है, रोकड़ बही क्या होता है। रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें नगद प्राप्ति एवं भुगतान से संबंधित सभी लेन देन को लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो ध्यान देना है कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आपको क्या है, कैश में आप करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में कर लेंगे। कैश बुक में किसकी एंट्री करेंगे, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इसमें इंक्लूड नहीं करता ऑब्जेक्टिव में, ये आपको पूछता है कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो क्या रोकड़ बुक में करेंगे, तो रोकड़ बुक में नहीं करते। क्रेडिट यानी उधार वाला जो परचेज या सेल कोई भी ट्रांजेक्शन लेन देन आपने किया है तो उसको कैश बुक में नहीं लिखता। ऐसे जनरल एंट्री से भी डिफाइन हो ही जाता है, बट यहाँ पे देख लेते हैं। रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें नगद प्राप्तियां यानी कैश रिसिप्ट एवं कैश पेमेंट से संबंधित सभी लेन देन जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसकी अभिलेख रिकॉर्डिंग किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, यह साधारण प्रति महीना साधारण यह साधारण पार्टी महीना बनाया जाता है, यानी नॉर्मली जो है वह क्या है मंथली बनाया जाता है। इससे आप वीकली बना सकते हैं, 6 मंथली भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इसे बनाने का पीरियड है वो अपना है प्रति महीना बनाया जाता है, यानी एवरी मंथ इसे बनाया जाता है रोकड़ बही को, ठीक है। एक मंथ में कितना रोकड़ का आवागमन हुआ इससे आपको पता चल जाता है, यानी कैश में कितनी ट्रांजेक्शन हुई वो रोकड़ बुक से आपको पता चल जाता है। यहाँ पे देखेंगे यह वही रोज नामचा व वही खाता दोनों के लिए उद्देश्य पूरा कर देता है। जैसे आपको पता है कि जनरल जो हम लोग करते हैं उसके साथ साथ कल हमने खाता बही की बात की, यानी लेजर पोस्टिंग की बात की थी, लेजर की बात की थी, तो वहां पे देखा था कि एक अकाउंट बनाते थे कैश का, कैश अकाउंट बनाए थे। तो वही यहाँ पे जो रोकड़ बुक है वो उन दोनों का उद्देश्य पूरा यहाँ पे कर देता है, क्योंकि इसमें ऑल ट्रांजेक्शन कैश वाले रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं।
तो नॉर्मल चीजें हैं। रोकड़ बही में आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस में कि रोकड़ बही में कौन सी ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, क्रेडिट को लिखते हैं या कैश वाले को लिखते हैं या क्रेडिट और कैश दोनों को लिखते हैं। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि रोकड़ बही में हम लोग ओनली कैश वाले पार्ट को ही लिखते हैं, यानी कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। बस आपको इस पॉइंट में यही ध्यान में रखना है। इंग्लिश में भी बताइए। कैश बुक का तो फुल्ली इंग्लिश थोड़े ना बोल पाएंगे। अच्छा, कैश बुक का मतलब हुआ कि दोज बुक इन रिकॉर्ड ऑफ कैश ऑल ट्रांजेक्शन, यानी ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया। इंग्लिश उतना नहीं हो पाएगा ना, वो देख लेंगे आप लोग। यानी कैश बुक में ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड इन कैश, ठीक है। और ये एवरी मंथ आपको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और जो जर्नल बा पोस्टिंग दोनों का ये क्या पर्पस को पूरा कर लेता है। देख लेंगे यहाँ पे, इसे मूल प्रविष्टि का बही कहा जाता है। जो अभी हमने देखा रोकड़ बही, वो से मूल प्रविष्टि का कहा जाता है। यहाँ पे देख लेंगे रोकड़ बही के प्रकार। अब हम लोग ने देखा कि रोकड़ बही में देखा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपके हैं कैश में, उससे हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब रोकड़ बही जो है कैश बुक की टाइप्स कितने हैं, वो आपको 3 टाइप्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नॉर्मली फर्स्ट है वो आपका ऑल द कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक। चलिए, वैभव जी का जो कमेंट है वो सही है, पूरा इंग्लिश में बढ़िया से बता दिया, ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द कैश बुक। सेकंड देखेंगे डुअल कॉलम कैश बुक। थर्ड है आपको कैश रोकड़, सॉरी खुदरा रोकड़ बही यानी पीटी कैश बुक। ये सब नॉर्मल चीजें, इसमें आपको कुछ है नहीं, बस बेसिक आप लोग देख लेंगे। फर्स्ट आपको है कि एक स्तंभीय रोकड़ बुक। एक स्तंभीय रोकड़ बुक में नगद संबंधी सभी सौदों का क्या कहते हैं हम लोग इसमें टाइम के अनुसार लेखा करते हैं। कैश बुक में तो ऐसे जनरली क्या कहते हैं समय के अनुसार से ही लेखा हम लोग करते थे। यानी नगद प्राप्तियां एवं नगद भुगतान एकल स्तंभीय रोकड़ जो बही होंगे, यानी एक कॉलम अमाउंट का एक ही कॉलम होगा। जिस तरह से हम लोग लेजर पोस्टिंग का कॉलम था, नीचे आपको दिया हुआ है विजुअल होंगे डेट पार्टिकुलर और जनरल फोलियो अमाउंट डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो, मैंने ऑल इट इज जो फॉर्मेट आपका पोस्टिंग का था अकाउंट का, वही पोस्टिंग इसमें है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि एक स्तंभीय रोकड़ बुक में जो स्तंभ होगा वो एक ही होगा, प्राप्ति एवं नगद भुगतान का पूर्ण इसमें क्या कहते हैं विवरण हम लोग करते हैं। और डेबिट साइड इधर होगा और क्रेडिट यहाँ होगा। प्राप्ति को हम लोग इधर लिखते हैं डेबिट साइड में, और सिंगल कॉलम डबल कॉलम पीटी कैश हो। चलिए बैबी जी पूरा इंग्लिश में लिख रहा है, बाकी देख लेंगे। लेकिन समझने की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी तो हम स्टार्टिंग बोल देंगे, फुल्ली इंग्लिश नहीं करा पाएंगे, या तो फिर पीडीएफ फुल्ली रहेगा तभी हो पाएगा। अब हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना वो पॉसिबल है नहीं। बट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो ऑल ट्रांजेक्शन रिसीव यानी कैश रिसीव डेबिट साइड और पेमेंट जो क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं। तो रोकड़ बही में सिर्फ इतना ही है और इसमें कुछ है नहीं। इसमें आपको ध्यान रखना केवल नगद वाली ट्रांजेक्शन्स के लिए ये रोकड़ बही बनाया जाता है। और इसका फॉर्मेट है आपको अकाउंट, जो जिस तरह से अकाउंट बनाते हैं उसी का फॉर्मेट है। तो सिंगल कॉलम जो आपको कैशबुक का फॉर्मेट है वो सेम है, बट आगे देखेंगे डुअल कॉलम को पे आएंगे। डुअल कॉलम द्विस्तरीय रोकड़ बही। डुअल कॉलम में हम लोग देखेंगे डुअल कॉलम कैशबुक में क्या है 2 कॉलम बनते हैं। अमाउंट के लिए जो है वो 2 कॉलम बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक तो कैश का कॉलम बना है और एक बैंक का कॉलम बना है, तो इसे हम लोग डुअल कॉलम कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि कैश का अकाउंट अलग बना देते, बैंक का अकाउंट अलग बना देते, बट कैश बुक जो हम बनाते हैं तो इसमें 2 कॉलम वाले साथ में बना लेते हैं। कैश वाले जितने भी ट्रांजेक्शन जो प्राप्तियां हैं वो डेबिट साइड में कैश का अमाउंट कैश में लिखेंगे और बैंक वाले पार्ट का अमाउंट बैंक में लिखते हैं, ठीक है। बस इतना ही इसमें, और कुछ है नहीं। और ये बनाया जाता है इसलिए कि क्योंकि ट्रांजेक्शन्स आजकल देखते हैं हम लोग कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो बैंक के माध्यम से किया जा रहा है।
अब तो फोन पे या पेटीएम आने से आपको नॉर्मल से दुकान पे भी बैंक वाले कॉलम उनको बनाना पड़ता, बट छोटे छोटे दुकानदार हैं तो वो तो लिखा रखते नहीं है, वो बड़े बड़े बिजनेस के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलती है। यहाँ तक हमने देखा डुअल कॉलम कैशबुक को देखा था। डुअल कॉलम कैशबुक में सिर्फ फॉर्मेट आपका सेम है जो हमने कल पढ़ा था, उसी का फॉर्मेट पे ये बनेगा। डेबिट क्रेडिट किस तरह से होगा वो आपको बनेगा, बट इसमें क्या है कि कैश कॉलम के साथ साथ हमने सिंगल कॉलम में कैश था, बट डुअल कॉलम में एक बैंक का अमाउंट अलग से जोड़ देते हैं, यानी कॉलम जोड़ देते हैं, तो उसी को डुअल कॉलम कैश बुक कहते हैं, द्विस्तरीय रोकड़ बुक कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और जनरली देखते हैं कि बैंक अकाउंट आपका है तो वो जो बैंक वाले ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं बिजनेस में, वो क्या बनाते हैं, चालू अकाउंट बनाते हैं। करेंट अकाउंट का नाम आपने सुना ही होगा, और करेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखना है। तो डुअल कॉलम कैश बुक है, इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही है। तो आगे फिर हम लोग बैंक बैंक में क्या लिखेंगे। अच्छा चलिए, डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं ₹10,000, तो इसका एंट्री हम लोग क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट या चेक से रिसीव करेंगे और टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में 10,000 और इधर भी 10,000, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 10,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक का नाम देके, इधर कैश का नाम देके, रोकड़ वाले कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपया। हो गया, यही है कि जो बैंक ट्रांजेक्शन होंगे वो हम लोग बैंक कॉलम में लिखते हैं। ठीक है पिंकी जी, और समझ में आ गया, जो बैंक ट्रांजेक्शन है वो हम लोग बैंक कॉलम में बनाते हैं। पहले हम लोग कल क्या बना रहे थे, एक तो कैश अकाउंट बना रहे थे यहाँ पे, और बैंक एक, अच्छा एक सेकेंड, एक बना रहे थे हम लोग बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग, बट यहाँ पे जब डुअल कॉलम का हम लोग बुक बनाते हैं तो इसमें दोनों को साथ में, जो अमाउंट वाला है यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे अमाउंट, जो दोनों को साथ में हम लोग कर लेते हैं और ट्रांजेक्शन आपको लिख दिए जाते हैं। बट ध्यान रखना कि जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो कैश वाले को लिखा जाता है। ओवरऑल सारा दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंट्रा एंट्री, हाँ उसे सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कंट्रा एंट्री या बीपीआर हिंदी में कहते हैं उसे। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, फिर आपको आ गया खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही को आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक जो आपकी संस्थाएं होती है वहां पे छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको देखने को मिलता है। जैसे डाक का व्यय हो जाता है, पोस्ट करना है तो दूरभाष का व्यय हो जाता है, परिवहन का व्यय, स्टेशनरी का व्यय, रबर पेंसिल कलम, ये सब यदि संस्था में आएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो तो नॉर्मल्स होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कंपनी तो आपको कोई भी एम्प्लॉय है तो उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू तो पे नहीं करेंगे कि 10 रुपए आप ले लीजिए, 5 रुपए आप लीजिए, चाय का एक्सपेंसेस है तो वो आप ले लीजिए। इसके लिए क्या किया जाता है, एक खुदरा रोकड़ बही तैयार किया जाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में पीटी कैशबुक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे हम लोग पीटी कैशबुक कहते हैं। और पीटी कैशबुक में हम लोग छोटे छोटे जो भुगतान होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे भुगतान तो आपको देखने को मिलता है कि बार बार, मैंने कई बार इस व्यय को देखने को मिलता है, इसीलिए अलग से ही एक बुक बनाया जाता है पीटी कैशबुक यानी खुदरा रोकड़ बही। इसमें जो अमाउंट मिलता है एक रोकड़िया को रखा जाता है, हिंदी में कहते हैं, यानी इसको जो मैनेज करते हैं उसे रोकड़िया हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो इनको कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, मान लेते हैं कि इसे स्टार्टिंग में दे दिया गया कि 5,000 रुपया आप ले ले, बाकी जो ये सब एक्सपेंसेस है उसे क्या करेंगे, बियर करेंगे, किन्हीं को जरूरत पड़ेगा तो उन्हें आप दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लें डाक पे पोस्ट करना है तो 100 रुपया का खर्चा है, मान लेते हैं परिवहन से किन्हीं को जाना उन्हें भी 100 रुपया खर्चा है, स्टेशनरी लाना है 50 रुपया का तो उन्हें, तो ये क्या करेंगे, जो रोकड़िया रहते हैं ना वो देते हैं, यानी जो इस बुक को मेंटेन करते हैं, अलग से एक बुक मेंटेन किया जाता है रोकड़ बुक के लिए। और इसमें जो एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको राइट डाउन किया जाता है, यानी लिखा जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आपका जो भुगतान के लिए क्रेडिट जो साइड है वो कुछ होता नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ भुगतान का विश्लेषण किया जाएगा, जितना भुगतान किया वो, यानी एडवांस में मान लेते हैं कि 5,000 रुपये को किन्हीं को हमने पॉइंट किया है कि 5,000 रुपया ये रखें, 5,000 रखें, तो यहाँ पे प्राप्ति का अमाउंट लिख लिया जाएगा 5,000 रुपया, 5,000 रुपया प्राप्ति का अमाउंट। और जितना यहाँ पे खर्चा होता है, मानते हैं कि डाक में 10 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है, और आगे परिवहन में हमने 20 रुपये खर्चा किया, तो यहाँ पे भी 20 लिख लेंगे। और यहाँ पे हमने 100 खर्चा किया था, और यहाँ पे 50 किया है, और यहाँ पे हमने इतना किया, तो टोटल को हम लोग जोड़ लेंगे तो 200, 250, 270 यानी 280 मंथली या ईयरली भी इसे हम लोग कहते हैं। तो देखेंगे कि कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो 280 रुपये यहाँ पे खर्च हुआ, 280 हमने खर्च कर रखा, बट हमें प्राप्त कितना हो रखा है 500 रुपया, तो 5,000 रुपया। तो ओवरऑल जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे 5,000 में से 280, और वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके वो जो मेंटेन करने वाले रोकड़िया रहते हैं उससे के पास अमाउंट रहता है, या कुछ उनका एक्स्ट्रा भी अमाउंट मिलता है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्वेश्चंस इसमें से कुछ आएगा नहीं, बट जो फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था ना रोकड़ बही में कि ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड इन कैश, वही आएगा, पूछ दिया जाएगा कि क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को क्या हम रोकड़ बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ इससे आने वाला नहीं है, बट अपना चैप्टर्स में है, तो एक बार थोड़ा सा हल्के निगाह से देख के निकाल लेंगे। चलिए, और नेक्स्ट क्लास में यूट्यूब पे कल क्लास होगा ही, तो वो एमसीक्यू जो बेसिक्स से क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में वो भी कर लेंगे, उससे और क्लियर होते चलेगा। इसमें कुछ है नहीं, बट आपको पढ़ना है तो वो देख लेते हैं एक बार, इसलिए डिटेल में इसमें कुछ टाइपिंग या रिटन है नहीं, बस नॉर्मल सी चीजें हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अब लिखा हुआ है कि किराए बुक, क्या है किराए बुक। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस इससे आते हैं कि तब तो बीएसटी से भी क्वेश्चंस आएगा। अब तो बीएसटी, चलिए बोल रहे लास्ट में सब कमेंट कीजिएगा, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चंस आपको है परचेज बुक के बारे में है। तो परचेज बुक में आपको लिखा जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि परचेज बुक के बारे में हम लोग देखेंगे, माल से संबंधित सभी उधार क्रय पुस्तक में लिखा जाता है, क्रय पुस्तक में। तो जो ऑब्जेक्टिव्स आएगा वो यहाँ से आएगा कि क्रेडिट सेल या कैश सेल को हम लोग इसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, माल से संबंधित सभी उधार क्रय बुक में लिखा जाता है, जबकि नगद क्रय को रोकड़ बुक में लिखते हैं। बुक की चर्चा करेंगे तो ध्यान रखना जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि ऑल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड इन, यानी बोलेगा कि उधार हमने परचेज किया तो इसे कौन सा बुक में लिखेंगे, तो कहाँ पे लिखाएगा, परचेज बुक में लिखाएगा। ध्यान रखिएगा परचेज बुक में अपना लिखाता है। उधार वाले जितनी भी ट्रांजेक्शन अभी हमने देखा था पीछे रोकड़ बुक के बारे में, तो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन थे वो उसमें लिखाता था। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो अपना परचेज बुक है, तो परचेज बुक में क्या करते हैं, उधार की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो इसमें लिखते हैं, और बाकी जो नगद में आएगा वो हम लोग रोकड़ बुक में लिख लेते हैं, यानी कैश बुक में लिख लेते हैं। तो बस इतना ही है, जो ऑब्जेक्टिव्स बनेगा वो क्रेडिट परचेज की बात आएगी, और ध्यान में रखना है क्रेडिट परचेज आएगा तो हम लोग रोकड़ बुक को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, इसमें कुछ आज के चैप्टर्स में स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, बाकी इसके बाद हम लोग बीआरएस देखेंगे, वो देख लेंगे, क्योंकि टॉपिक है तो वो थोड़ा बहुत हम लोग देख के चलेंगे। इसमें भी सिर्फ उस सेम है जैसे हम लोग किराए बुक को किए, उसी तरह से किराए वापसी बुक, यानी परचेज रिटर्न बुक। यदि कोई आपने माल खरीद रखा है, इसमें कुछ डिफेक्टिव आता है तो वो हम लोग रिटर्न करते हैं। तो जो उधार वाले पॉइंट है वो इसमें, यानी उधार में आपने परचेज कर रखा था और उस चीज को आप रिटर्न करना है, यानी कोई को वापसी कहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के मैटर्स लेंगे तो अक्सर देखा जाता है कि जो सामान आता है हम लोग वापस कर देते हैं। तो यदि क्रेडिट में भी करते हैं ऐसे तो जनरली पेमेंट वहां पे हो जाता है, बट हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं कि क्रेडिट में, यानी कोई व्यवसाय है वहां से हमने परचेज किया, आपसे हमने परचेज किया उधार में कि सर 2 मंथ के बाद दे देंगे, बट हमारे पास सामान आया तो हमने देखा कि इसमें क्या है डिफेक्टिव है, तो हम आपको रिटर्न कर दिए।
तो जो क्रेडिट वाला पॉइंट रहेगा तो परचेज रिटर्न इसमें लिखा जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में लिख देते हैं। बस सिंपल, इसमें कुछ है आपको नहीं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ अलग तरीका से है। डेट यानी हिंदी में कहेंगे तो तिथि, तिथि, फिर बीजक की संख्या जो आपका बुक रहेगा वो रिसीविंग, उसके बाद आपूर्तिकर्ता के नाम रहेंगे, जो भी आपको आपूर्तिकर्ता है तो आपूर्तिकर्ता का नाम, फॉर्मेट ऐसे आएगा नहीं, आपूर्तिकर्ता का नाम। तब तो किन्हीं का कमेंट आ जाएगा तो सर इसे पढ़ाइए मत, देख लेते हैं ना, बाय द वे में भी आ जाता है। इससे जो उधार वाली क्रेडिट वाला पॉइंट है ना वो आता है, ठीक है, कि क्रेडिट परचेज किया तो कहाँ पे लिखाएगा। तो अब उसके बारे में बताने के लिए तो उसका थोड़ा सा तो फॉर्मेट देखेंगे ही। फिर यहाँ पे जनरल फोलियो और उसके बाद अपना अमाउंट है, तो इस तरह से इसका फॉर्मेट है, ठीक है। जिससे आपने खरीदा, माने राम से हमने परचेज किया तो राम को लिख लेंगे, और रिटर्निंग में होगा तो इसका भी नाम वहां पे चला जाएगा। बस जो ध्यान रखना वो परचेज बुक में उधार वाले पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, जितना भी उधार परचेज किया है तो वो परचेज बुक में लिखते हैं। अब यहाँ पे विक्रय बुक की बात आ रही है, तो विक्रय बुक में सेम उसी तरह से यदि आपने सेल किया है यानी विक्रय किया है उधार में तो उसका एंट्री हम लोग विक्रय बुक में करते हैं, और परचेज में किया है तो रोकड़ बुक में तो कर ही लेंगे, कैश में करते हैं तो, ठीक है। तो विक्रय बुक भी उधार वाली ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट की बात आएगा, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज, तो विक्रय बुक या आपका परचेज बुक आ जाएगा। सेल्स बुक विक्रय बुक को कहते हैं और उस परचेज को कहते हैं क्रय बुक। तो क्रेडिट के पॉइंट आएगा तो ध्यान रखिएगा अपना परचेज बुक और विक्रय बुक में आ जाएगा। तो ओवरऑल कोई भी ट्रांजेक्शन हमने उधार में खरीद रखा था, किसी वस्तु को सेल कर रखा है, यहाँ पे सेल्स बुक की बात है तो हमने उधार में सेल किया यानी डेटर्स को जनरेट कर ली है, तो उनकी जो ट्रांजेक्शन उधार में हमने किया है, जिन वाली क्रेडिट सेल का डेटर को जनरेट करेंगे तो उधार में ही होगा, तो वो हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। बस इतना ही आएगा क्वेश्चंस, और इससे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कहीं पे देखने को अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट हम लोग और मुख्य रोजमांचा, अभी हमने देखा कैश वाली पार्ट को लिख लिए या परचेज को लिख लिया, सेल्स को लिख लिया, खुदरा को लिख, कुछ अन्य चीजें बच जाती है तो वो हम लोग मुख्य रोजनामचा में लिख लेते हैं। इसके बाद आगे अब हम लोग चलेंगे, अब अपना जो है वो बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, न्यू चैप्टर्स पे हम लोग आ जाएंगे। तो न्यू चैप्टर्स हम लोग करेंगे, ये नहीं कि नया टॉपिक आएगा तो नेक्स्ट डे डेली बढ़ाते रहेंगे तो वो अलग चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट छह नंबर, फिर से 6 नंबर कौन सा बच गया जी? अच्छा, ये मुख्य रोजनामा मैंने जो शेष आपको बच गया ना वो हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन को लिख लेते हैं। प्रथम प्रविष्टि में किसी को बच गया, जैसे नॉर्मली हम लोग जो फर्स्ट फेज में लिखते हैं जनरल करते हैं वो बच गया, तो कोई भी चीज एक्स्ट्रा आपको बच जाएगा तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं। यदि परचेज सेल, परचेज रिटर्न और आपका क्या था सेल रिटर्न, फिर कैश बुक के बाद यदि कुछ बच जाते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। चलिए, इसे क्वेश्चंस देखने को नहीं आया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसे हम लोग कहेंगे BRS। सर टॉपिक का नाम कम से कम इंग्लिश में, टॉपिक का नाम तो कम से कम इंग्लिश में लिख ही दिया है, ये सब है वो देख लेंगे इंग्लिश में। और जो साथ में जो 4 टॉपिक था अपना 4 बुक का वो हम लोग लिख लिए थे। प्रॉपर जनरल का क्या, अच्छा इंग्लिश में लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आएंगे बैंक
रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है वो देख लेंगे। अब हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो बेसिक चीजें थी, वो क्वेश्चन आपको क्रेडिट परचेज वाली पॉइंट आता है बस, और उसमें से कुछ नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं इतना बार आपको समझाने से आपको याद नहीं हो गया होगा, तो आगे चलकर वो भूलेंगे नहीं। बट ऐसे नॉर्मली एमसीक्यू करके बताते तो वो गड़बड़ा देता। चलिए आगे देख लेते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन का मतलब होता है मैच करना। क्या होता है? मैच करना, किसी भी चीज को मैच करने को हम लोग रिकंसिलेशन कहते हैं। और बैंक रिकंसिलेशन यानी बैंक का जो हम लोग स्टेटमेंट रहेगा उसको क्या करेंगे? मैच करेंगे। और मैच किससे करेंगे? अपनी पासबुक से करेंगे और कैश बुक से करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि जितने भी ट्रांजेक्शन हमने कर रखा था, वो हो सकता है कि आपने चेक इशू कर दिया हो किसी को और वो बैंक से जाके अमाउंट लिया नहीं। तो कभी कभी बैंक का जो बैलेंस है, यानी जो आपका पासबुक का बैलेंस है और आपका जो कैश बुक का बैलेंस है, वो मैच नहीं करता। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग बनाते हैं बीआरएस, बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो रिकंसिलेशन का अर्थ हुआ मैच करना। नॉर्मली जो आपका कैश बुक का बैलेंस है उसे किससे मैच करेंगे हम लोग? आपका जो पासबुक है, पासबुक का बैलेंस को मैच करना है। कभी कभी हम देखते हैं कि बैंक अपने से चार्ज काट लेते हैं, तो जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो थोड़ा नहीं इससे मैच करेगा, जो इसका चार्जेस है वहां पे भी हम लोग डिडक्ट करेंगे तभी मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसमें आपको पढ़ना है भी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में है। तो ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि क्या हम लोग को पढ़ना है। कैश बैलेंस को, कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक का बैलेंस हम लोग मैच करेंगे यहाँ पे। जैसे देख लेते हैं कि डिपॉजिट, डिपॉजिट 10,000, तो अपना कैश बुक में हम लोग इसको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे 10,000 से, और पासबुक में भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये अपने पास रखा कैश हमने कहीं पे बैंक में जमा किया है, तो यहाँ पे अपना कैश बुक में भी लिख लेंगे कि बैंक में हमने 10,000 रुपया दिया, तो पासबुक में भी होना चाहिए ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैच करने के लिए करते हैं बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट। अब इसमें देखना है कि जो आपका कैश बुक और पासबुक के बारे में एक बार फिर से, बीआरएस के बारे में फिर से हम लोग देख लेते हैं। यानी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन का मतलब है आपका मैच करना, रिकंसिलेशन में मैच करना है। जैसे आपके पास बैंक में कोई अमाउंट आपने डिपॉजिट किया या बैंक से कोई अमाउंट को दिया, तो जो आपके पास पासबुक होगा, पासबुक का बैलेंस आपका पास जो कैश बुक है उसके बैलेंस से हम लोग मैच करते हैं। इसी को कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन। यानी आपने जितना अमाउंट बैंक में दिया है या बैंक से जितना लाया है, तो वो एक तो अपने आप पास रखते हैं। जैसे कोई भी जनरली बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे तो कुछ अमाउंट कहीं पे लिख के रखते हैं ना, यानी अपने कैश बुक में हम लोग लिख के रखते हैं। तो बैंक वाले आपको क्या देते हैं? पासबुक देते हैं। ठीक है, तो वो पासबुक देते हैं, तो उनका जो बैलेंस है और हमारा बैलेंस दोनों तो मैच होना चाहिए, यानी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच होना चाहिए। यदि नहीं मैच होता तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से हम लोग ये पता करते हैं कि किस कारण से मैच नहीं हुआ। जैसे बैंक ने 11 रुपया आपका एसएमएस चार्ज काट लिया, तो क्या हम अपने फेसबुक में डिडक्ट कर रखे होंगे? नहीं कर रखे होंगे। जब हमने पासबुक देखा, वहां वहां से डिटेल आया, तो पता चला कि ये अमाउंट हमने यहाँ पे बैंक क्या करने कैश बुक में माइनस नहीं किया, तो अब माइनस करके देखेंगे, मैच कर गया, यानी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस तो ठीक है। यदि नहीं मैच करता तो फिर और इसका स्टेटमेंट को आगे देखते हैं कि अच्छा कुछ इंटरेस्ट भी हमें आया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आया तो क्या आपने ऑटोमेटिक थोड़ा ना कैश बुक में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा मिला कि 21 तारीख को आपको इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो उसको हम लोग मैच करने के लिए ही बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक पॉइंट और इसमें समझना, बहुत देख लेते हैं, नॉर्मल सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हम लोग को फाइंड आउट कर लेना होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे देख लेंगे आप लोग कि जो हम लोग मैचिंग तो कर ही रहे हैं कि पासबुक और कैशबुक अपना है, एक अपना पासबुक हो गया। डेबिट का मतलब क्या हो जाएगा अपना कैशबुक में, प्लस होगा या माइनस होगा बताइएगा। कैशबुक की चर्चा हम लोग करें तो डेबिट का क्या अर्थ होता है अपने कैशबुक में, कैशबुक में डेबिट का क्या अर्थ होगा बताइएगा। यदि आपने कैशबुक में हम लोग डेबिट करते हैं किसी अमाउंट को तो उसके मतलब ऐड होता है। चलिए पिंकी कुमारी का कमेंट है, क्या होता है ऐड होता है, ठीक है। और क्रेडिट यदि हमने अपने कैशबुक में क्रेडिट कर रखा तो इसका क्या अर्थ हुआ, प्लस होगा या माइनस होगा। ऑब्वियसली एक तरफ तो आपको बताए हैं कि डेबिट है तो दूसरी तरफ क्रेडिट होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा पेमेंट। अच्छा पेमेंट फेवरेबल बैलेंस, चलिए लॉस लॉस लॉस, माइनस प्लस माइनस की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी क्या होगा डिडक्शन हो गए, ऐड और सब्सट्रैक्शन की अभी बात कर रहे हैं। बाकी लॉस लेस को यहाँ पे हाँ लेस होगा संजय जी, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अपनी कैशबुक में डेबिट करते हैं उसके मतलब क्या है अमाउंट क्या होती है बढ़ती है, और कैशबुक में क्रेडिट करते हैं इसका मतलब अमाउंट को हम लोग कम कर रहे हैं। जैसे कोई ट्रांजेक्शन है यदि पेड करते थे तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। पंकज कुमार जी एम लिखे, एम क्या लिखे हैं सर, चलिए माइनस लिखे हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे कि कैशबुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है यानी अमाउंट इंक्रीज होंगे, और क्रेडिट का मतलब अपना माइनस होता है। बट यहाँ पे देख लेते हैं कि पासबुक वाली कॉलम जो है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। जो आप लोग पासबुक देखते होंगे तो पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग पासबुक की चर्चा कर रहे हैं, ऊपर वाली कैशबुक को रहने देते हैं, ठीक है। अब बताइएगा कि पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। पी, अच्छा पंकज कुमार जी का पी है, माइनस है प्रियंका जी का लेस होगा, बजीर जी का लेस होगा, बिल्कुल राइट। जब आपने पासबुक आपने देखा होगा तो क्या करते होंगे आप डिपॉजिट करते हैं, वो अभी डिपॉजिट की बात नहीं करेंगे, विड्रॉल करेंगे। यहाँ पे चलिए जो टॉपिक है वहीं पाएंगे, बाकी एग्जांपल बाद में देख लेंगे। पहले देखेंगे कि पासबुक में यदि डेबिट होता है तो डेबिट का मतलब पासबुक का आता है माइनस करना। क्या बैंक वाले के लिए आप क्या है एक लायबिलिटी है, इसीलिए आपके अमाउंट डेबिट वो करते हैं, ठीक है। तो पासबुक में डेबिट लिखा हुआ है कि डेबिट 10,000 मतलब आप समझ लीजिए कि आपका अमाउंट कट गया है, यानी आपके पास 30,000 का बैलेंस था अकाउंट में और डेबिट 10,000 लिखा हुआ है, यानी जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो 20,000 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से यदि पासबुक में कहीं पे क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट का मतलब हो जाएगा प्लस, लिख देगा कि क्रेडिट बैलेंस 10,000 मतलब आपको 10,000 रुपया पॉजिटिव बैलेंस है आपके पास, पॉजिटिव है, ठीक है। यदि डेबिट लिख दिया पासबुक में तो समझ लीजिएगा कि कहीं से कहीं चार्ज काट लिया गया, यानी चार्ज कर लिए गए आपके अकाउंट पे। तो चलिए ये वाली पॉइंट भी ऐसा क्यों होता है, ये आपके लिए देखिए आपका जो बुक है वो आप बनाते हैं, ठीक है। बैंक वाला बनाता है तो बैंक के लिए वो बैंक की दृष्टि से देखेंगे तो वो उनके लिए लायबिलिटी आप है ना, आप उनको दे रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया देंगे तो अपने बुक में पॉजिटिव करेंगे, बट उनके लिए क्या हो जाता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो इसलिए वो उल्टा एंट्री चलता है। आपके हिसाब से पॉजिटिव है तो उनके हिसाब से तो निगेटिव है ना, ठीक है। इसलिए वो उनके लिए लायबिलिटी आप लोग हैं, इसलिए वो अपना जो आप वो अपने हिसाब से वो ठीक है, बट आप अपने दृष्टि से देखते हैं तो आपका जो पासबुक तैयार तो वो बैंक वाले ने किया है बट वो आपका है, इसीलिए वो निगेटिव उल्टा इंटू वहां पे किया जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो यहाँ पे तो आपने तो अपना क्या कर लिया आपके लिए प्लस हो गया, ठीक है। और
अच्छा यहाँ पे क्रेडिट कंसेप्ट खराब नहीं होता है ना, वो जो बेस है वो देख लेंगे। जैसे ये बैंक वाले लोग हैं, आपने दिया तो ये तो आपका बैलेंस है, तो आपके लिए तो पॉजिटिव ही होगा जैसे डेटा से। बट यहाँ पे वो अमाउंट रिसीव बैंक वाले के पास आया तो इनके लिए क्या होगा, ये तो अमाउंट आपके लिए यही अमाउंट पॉजिटिव है, बट इनके लिए ये लायबिलिटी हो जाती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपका कोई संपत्ति कोई रख रहा है तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और पासबुक आपके भी आप लोग वो तैयार करते हैं तो अपोजिट ही लिखेंगे। चलिए तो आगे अब हम लोग आएंगे, बाकी जो पीडीएफ में लिखा हुआ है वो नॉर्मल ऐसे है, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा समझने के लिए, बट एक बार रीड कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। तो यहाँ तक एक और पॉइंट वो उसमें देख लेंगे। हम लोग चलेंगे कहाँ से, अच्छा वो कल आगे वाले में देख लेंगे हम लोग, अभी जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, जो लिखा हुआ वो भी थोड़ा सा समझ लेंगे। समानता ऐसा अनुभव किया गया है कि जब रोकड़ वही यानी कैश बुक के द्वारा प्रदर्शित बैंक स्तंभ यानी जो बैंक कॉलम का योग की तुलना बैंक विवरण द्वारा प्रदर्शित सेल्स से की जाती है, क्या जो बैलेंसिंग से की जाती है, जो भी अमाउंट बैलेंस है वो दोनों में सेम होना चाहिए। तो यह समान नहीं होता है, क्या कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम समान नहीं होता है, तो इनमें अंतर होते हैं, इसीलिए हमें सर्वप्रथम इस अंतर के कारण को निर्धारण करना पड़ता है, यानी क्या कहते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्यों इसमें अंतर हो रहा है। उन्हें एक विवरण जैसा बैंक समाधान विवरण कह सकते हैं, यानी जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं कहीं पे हम लोग बनाएंगे इसे, उसे हम लोग बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कैश कॉलम और बैंक कॉलम में जो डिफरेंस आए हैं उसी को एक पेज पे बनाते हैं, एक फॉर्मेट में बनाते हैं, उसे हम लोग बैंक विवरण कहते हैं, बैंक समाधान विवरण कहते हैं। ठीक है, इस विवरण सॉरी यह विवरण इन दोनों पुस्तकों के शेष का मिलान कर देता है। क्या कहता है, ये जो विवरण हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं अभी हमने आपको बताया कि 10,000 रुपया हमारा बैंक बैलेंस है, ठीक है, और कोई चार्जेस बैंक ने कर रखा है, यानी पासबुक का बैलेंस है, मान लेते हैं यहाँ पे पासबुक का बैलेंस, तो इंटरेस्ट क्या एसएमएस चार्ज की हमने बात की, एसएमएस चार्ज की बात की, तो बैंक वाला तो ऑटोमेटिक इसमें से 10,000 रुपये में जो बैलेंस हमारे पास बैलेंस जो पासबुक में बचा हुआ है और इसमें चार्ज उसने कर रखा, तो इसमें से तो क्या है इसमें चार्ज हमें डिडक्ट कर रखा होगा 10,000 रुपये, यदि लास्ट में हमें बैलेंस बच रहा है तो इसमें क्या है कि जो भी एसएमएस चार्ज है वो चार्ज करेगा, कोई इंटरेस्ट दिया वो ये ऐड कर रखा हो। बट हम लोग पासबुक से कैशबुक के आएंगे तो जो इसमें हो रखा वो नहीं करेंगे, मान लेते हैं कि एसएमएस चार्ज माइनस हो रखा, तो एसएमएस चार्ज अब हम लोग जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जस्ट उल्टा के लिए चले जाएंगे, यानी जो माइनस हो रखा है उसे हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट को देखेंगे हम लोग, क्या है कि इंटरेस्ट को देखते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जैसे इंटरेस्ट मिला है किसी को तो वो क्या है कि पासबुक में प्लस हो रखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पासबुक का बैलेंस से चलेंगे तब हम लोग क्या करेंगे इसे माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे तो जो अमाउंट यहाँ पे निकल के आएगा, मान लेते हैं कि 9,000 निकल के आया, तो वो आ जाएगा कैश बुक का बैलेंस। ठीक है ना, यानी कैश बुक ऐसे देखेंगे कि चल कहाँ पे रहे, कैश बुक की ओर जा रहे थे, तो कैश बुक में जो नहीं हुआ वो कर लेंगे पासबुक में, वो हो जाएगा। यानी तो दो कंसेप्ट के साथ चलेंगे, या तो जो हमने कर रखा है, मान लेते हैं कि पासबुक को उठाते हैं, स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक से स्टार्ट किया है और पासबुक में हमने इसमें चार्ज माइनस कर रखा, तो इससे हम लोग प्लस कर लेंगे, इंटरेस्ट को हमने प्लस कर रखा है तो इसे माइनस कर लेंगे, तो वो आपका कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट हो जाता है। बस इतना कंसेप्ट है, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, दोनों शेष का मिलान कर देता है, क्या ये क्या करेंगे दोनों शेष का मिलान यहाँ पे हो जाएगा अपना। बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए हमारे पास रोकड़ बही के अनुसार बैंक का स्तंभ, क्या जो अभी हमने देखा था बैंक कॉलम डुअल पेटी बुक में वो स्तंभ होना चाहिए, बैंक का कॉलम होना चाहिए। बैंक स्तंभ में दिए गए शेष जो बैलेंसिंग बचेगा तथा तिथि विशेष तक दोनों पुस्तकों में दर्शाए गए लेन देन का विवरण उपलब्ध होना चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या है कि विवरण तो उपलब्ध रहेगा, तभी ना कैसे पता चलेगा कि इसमें चार्ज है कि इंटरेस्ट चार्ज है, वो आपको उपलब्ध होना चाहिए। यदि दोनों पुस्तकों के शेष में अंतर पाया जाता है तो
उनमें दिखाई गई विभिन्न मद्यों की तुलना की जाएगी। जो डिफरेंस रहेगा वो हम लोग देख लेंगे क्या क्या चीज एसएमएस वाला लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, चार्ज वाले लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो उनमें दिखाई गई विभिन्न मदों की तुलना कर अंतर तथा उस धन राशि का निर्धारण किया जाता है जितने का अंतर होता है, ताकि बैंक समाधान विवरण का निर्माण किया जा सके। इतना जो आपको लिखा हुआ वो सिर्फ यहीं पे सिमट के रह गया, इतना समय हम लोग को कवर कर लेते हैं। यदि पासबुक का बैलेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलेंगे कहाँ से, हम लोग कैशबुक यहाँ मान लेते हैं कि पासबुक से चले हैं और जाना है हम लोग को कैशबुक के यहाँ। तो जो पासबुक में हो रखा है उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब वही जस्ट उल्टा देखेंगे कि चलेंगे हम लोग कैशबुक से, क्या करेंगे, चलेंगे कैशबुक से, अब पासबुक यहाँ पहुंचना है तो जो कैशबुक में प्लस हो रखा है उससे हम लोग माइनस कर देंगे, जो कैशबुक में यदि माइनस है तो उसे प्लस कर देंगे, तो वो अपना हम लोग पासबुक पे चलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद जो फॉर्मेट है वो सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ है नहीं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है विवरण यानी पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, प्लस वाला अमाउंट और माइनस वाला अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाली पॉइंट को छोड़ देंगे, सिर्फ देखेंगे रोकड़ बही के अनुसार दिखाएगा सिर्फ, यानी कैशबुक के हिसाब से जो बैलेंस है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या बैलेंस एज पर कैशबुक। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी है, यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश में बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, डेबिट रहेगा तो डेबिट और क्रेडिट रहेगा, ओवरड्राफ्ट रहेगा तो ओवरड्राफ्ट ऐसा होगा नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, रोकड़ बुक में तो यहाँ से हम लोग चल लिए कैशबुक का बैलेंस आपको दिया हुआ रहेगा, जो हम लोग कैशबुक बनाए थे उसमें बैलेंसिंग फिगर्स आएंगे वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को चलना है, अभी हमने आपको समझाया कि जोड़ेंगे किसको, जो यहाँ पे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। देख लेते हैं कुछ यहाँ पे है कि भुगतान के लिए निर्मित चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। अब अपने आप को संस्था हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये एक अपना संस्था है, इस संस्था में हमने क्या पाया कि किसी क्रेडिटर्स को हमने चेक दे दिया है, क्या क्रेडिटर्स को हमने चेक दे दिया, चलिए चेक दे देते हैं, इन्हें चेक दे दिए। तो चेक देंगे तो अपना कैशबुक में हमने क्या कर रखा होगा, माइनस कर लिया होगा ऑब्वियसली। आपको पता है कि हमने अपना हमने आपको दिया कि चेक दे देते हैं 10,000 रुपया का, तो आपने यहाँ लिखेगा ना कि 10,000 रुपया हमने इसे दिया, तो वो तो माइनस कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने पाया जो हमने चेक दिया था वो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी बैंक वाला माइनस नहीं किए हैं, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, जब तक उनके पास चेक ही नहीं जाएगा तो वो माइनस माइनस क्यों करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। यदि हमने इसे क्या कर रखा, माइनस कर रखा था पासबुक में, सॉरी कैशबुक में हमने माइनस कर रखा है पहले से, जो हमने चेक इशू कर दिया तो माइनस कर रखा है, बट पासबुक में माइनस नहीं है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट। यदि हम अपने कैशबुक से चल रहे हैं और कैशबुक में हमने माइनस कर लिया बट बैंक में वो गया ही नहीं है, यानी बैंक में माइनस नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको फिर अपोजिट कर लेंगे, माइनस को हम लोग प्लस कर लेंगे, क्योंकि बैंक में प्लस हो रखा है, यानी वहां पे डिडक्ट नहीं हुआ मतलब प्लस हो रखा है। किसी को इस पॉइंट में दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे देखते हैं। बट सेकंड पॉइंट आपके पास है कि बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया रहेगा कि बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, तो आपने क्या, आपको पता था कि रोकड़ बुक में बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, तो इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक यहाँ पे है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, बैंक कहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, पासबुक के यहाँ आ रहे थे, तो पासबुक में प्लस हो रखा, तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस कर लेंगे, या तो ऐसे समझेंगे कि हम लोगों ने
कैश बुक में प्लस नहीं किया है, इंटरेस्ट तो हमें पता नहीं था ना, जब हमने पासबुक ओपन करके देखा तब देखा अच्छा ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दो ही पॉइंट है, एक तो चेक हमने इशू कर दिया था और वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो उसको ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यदि हमने देखा कि कोई इंटरेस्ट है वो हमें रिसीव हुआ है, तो अपने तो पासबुक में कैश बुक में हमने क्या ऐड किया होगा, नहीं किया होगा। जब तक हम लोग पासबुक खोल के नहीं देखेंगे आपको थोड़ा पता चलेगा कि इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे फिर उसको भी ऐड कर लेते हैं, ये वाली पॉइंट हो गया। बट जो अमाउंट आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अब क्या क्या घटाया जाता है वो भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे जमा किए गए चेक जिन्हें अभी संग्रहित नहीं किया गया। जो चेक हमने जमा किया है वो अभी क्या है, संग्रहित नहीं किया गया है। डिपॉजिट कर रहे हैं, कोई आपका चेक है स्टेटस आपको प्राप्त था कि 10,000 का राम ने आपको चेक दिया, उस चेक को आपने बैंक को दे दिया। क्या है, अभी तो भुगतान वाली बात है कि हमने चेक पेमेंट के लिए दिया, बट हमारे पास किन्हीं से चेक आया है और वह चेक को हम बैंक के यहाँ जा रहे हैं, मानते हैं कि हम आपको 10,000 का चेक दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप तो वो बैंक में जमा कीजिएगा, तो अपने आप प्लस कर रखेंगे। जैसे कैश बुक में आप प्लस कर लेंगे। यदि आप चेक बैंक में जमा करने जा रहे हैं, किसी का चेक है आपके नाम से चेक आया है, वो तो बैंक में आप जमा कीजिएगा, तो वो अपने कैश बुक में प्लस कर रखा। बट हमने देखा कि वो जो चेक है वो कलेक्ट अभी तक हुआ नहीं, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, चेक इज नॉट ट्रांजिट। चलिए, चेक क्या है, वो क्या है, ट्रांजिट थोड़ा ना होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चेक है वो कलेक्ट नहीं हो पाया है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने अपने पासबुक में प्लस कर रखा था, सॉरी कैश बुक में प्लस कर रखा है ना, तो वो हम लोग माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बैंक शुल्क जिसे रोकड़ बुक में नहीं लिखा गया है। जो कोई भी एसएमएस का चार्ज है वो हमने पाया क्या, एसएमएस चार्ज जब पासबुक को देखा तब हमें पता चलेगा कि क्या है, कि एसएमएस चार्ज इसमें हो रखा, बट हमने क्या पास कैशबुक में किया है, कैशबुक का बैलेंस यहाँ पे है, ये क्या है कैशबुक का बैलेंस, तो कैशबुक में हमने माइनस किया है, नहीं किया है, मैंने नहीं किया है मतलब ऑटोमेटिक प्लस है, तो उसे हम लोग अब माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये बस 4 पॉइंट आपको याद रखना है, आपको बैंक रिकॉन्ग्रेशन स्टेटमेंट बन जाएगा, यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो आपको पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं होना चाहिए, बट हो गया होगा तो बहुत ध्यान रख लेंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार, यदि आप कैशबुक को ऊपर में रखते हैं यानी कैशबुक से मिलान करना चाहते हैं, तो जो कैशबुक में हमने कर रखा है उसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या कि बैंक शुल्क माइनस नहीं किया है ना, कोई भी जो बैंक शुल्क है वो अपने कैशबुक में माइनस नहीं किया है, तो कर लेते हैं। नहीं किया है मतलब ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, तो उसे हम लोग माइनस कर लेते हैं फिर से। चलिए फिर से एकदम फ्रेश आपको समझाते हैं। फिर से देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कैश बुक का जो बैलेंस है उससे स्टार्ट करेंगे। कहां से, ऊपर में जो लिखेंगे हम लोग कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, इससे हमको मैच कहां पे करना है, यहाँ पे आना है पासबुक, यहाँ आना है। ठीक है, पासबुक के बैलेंस पे आना है। तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि जो अमाउंट कैशबुक यहाँ पे लिखते हैं कि कैशबुक में प्लस कर रखा है और पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, क्या है कि कैशबुक में प्लस कर रखा है और पासबुक में प्लस नहीं हुआ है। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने भुगतान के लिए यानी कोई भी क्रेडिटर्स हमारे थे उनको हमने चेक दे दिया है कि लीजिए चेक, अपना जाके अमाउंट ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कैशबुक में से माइनस कर लिया होगा, यानी पेमेंट हमने अपने चेक से किया है, तो पेमेंट के तो हमारे यहाँ से तो जाएगा ना अमाउंट। ठीक है, तो ये तो माइनस हो रखा था, यानी लास्ट का बैलेंसिंग जो अमाउंट है वो लास्ट का बता रहा है। सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद हमें पता चला कि हम अपनी कैशबुक में माइनस कर लिया चेक के माध्यम से,
बट यहाँ पे जो क्रेडिटर था वो आया नहीं है, क्या है, ये आया ही नहीं है माइनस करवाने के लिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट डिफर हो गया, ठीक है। तो डिफर होने का कारण क्या था कि यहाँ पे हमने माइनस कर रखा है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अब प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का इफेक्ट हो गया ना, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस है, तो इसे हम लोग प्लस कर लेंगे, जितना से माइनस उतना से प्लस कर लेंगे, तो वो इफेक्ट आपको यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं होगी आप, ठीक है। यानी जो माइनस हो रखा उसे प्लस कर देंगे। कैशबुक को लेंगे तो कैशबुक के ट्रांजेक्शन को जस्ट अपोजिट, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बैंक द्वारा ब्याज की राशि, बैंक द्वारा दी गई ब्याज की राशि। अब हमने देखा कि पासबुक में इंटरेस्ट प्राप्त हो रखा है, तो पासबुक में क्या हो रखा है, प्लस हो रखा है, और कैशबुक से चल रहे हैं हम लोग, तो देखे कि इसमें तो प्लस हुआ ही नहीं है तो नहीं हुआ तो कर देते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि हमें तो इसके हिसाब से आना है ना, इसमें प्लस है तो प्लस करेंगे, इसमें प्लस नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे जमा किए गए चेक, यानी आपको किसी से प्राप्त हुआ, सुधीर सुधांशु को हमने 10,000 का चेक दिया कि लीजिए आप अपना चेक निकाल लीजिए, तो आपने क्या किया, अपने पासबुक कैशबुक में लिख लिए होंगे, कैशबुक में आपने क्या कर लिया होगा, प्लस कर लिया होगा ना, कैशबुक में आपने प्लस कर लिया होगा। बट वो चेक आपने बैंक को दे दिया है, लेकिन बैंक वाला ये प्राप्त ही नहीं अभी तक किया है, ट्रांजेक्शन में टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस नहीं हो रखा है, पासबुक में ये वाला अमाउंट प्लस नहीं हो रखा, जो आपने चेक दिया था बैंक को, तो आपने चेक दिया तो अपने जो कैशबुक पे हमने प्लस कर रखा है, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी जो कैशबुक में प्लस है तो बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे माइनस कर लेंगे। ध्यान रखना है, जब कैशबुक को स्टार्ट करेंगे तो कैशबुक वाले ट्रांजेक्शन्स को उल्टा करते चले जाते हैं, इतना ही कंसेप्ट है और कुछ है नहीं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखें बैंक शुल्क, जिसे रोकड़ बुक में नहीं किया लिखा गया है। बैंक शुल्क का मतलब बैंक चार्ज की बात कर रहा है, कि हमने पासबुक में देखा तो 100 रुपया का एसएमएस चार्ज काट लिया, अब लगता है 111 रुपया एसएमएस चार्ज काटता है ना, देखा कि पासबुक में अपना क्या है, 111 रुपया माइनस हो रखा है, क्या है, 111 का माइनस हो रखा है। बट कैशबुक पे हमने थोड़ा ना माइनस किया होगा, कैशबुक में माइनस नहीं किया है, तो नहीं किया है तो कर देते हैं, इसका अपोजिट करना है ना, हमने नहीं किया है मतलब ऑलरेडी प्लस है, तो उसे हम लोग माइनस करते हैं, नहीं किया है तो कर देंगे, किया हुआ है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा उसी तरह से, बाकी देख लेते हैं, अभी उल्टा करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, पासबुक वाला कल कंसेप्ट को समझेंगे। अपने सामने क्वेश्चंस है, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है, अपने सामने एक क्वेश्चंस है, इससे बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे देख लेते हैं, लिख लेंगे कि पासबुक का बैलेंस, यहाँ पे पासबुक का बैलेंस भी लिख लेते हैं, 57,600 रुपया, कितना, पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है, कैशबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है। हमने अपने पासबुक में देखा तो 57,600 रुपया दिखाई दे रहा है, बट अपना जो कैशबुक है उसमें अपना 50,000 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, अभी कैशबुक से समझे तो कैशबुक से लिखते हैं, जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैशबुक, क्या है, कैशबुक, ये अमाउंट कितना है, रोकड़ बही के अनुसार शेष बैलेंस 50,000 है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इससे क्वेश्चंस नहीं आता है ना, वो आपको कितना अमाउंट डिफर्स है वो तो आपको पता ही चल जाएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा, अभी तक हमने देखा नहीं, बट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव इससे भी नहीं आएगा, जो वो अपना परचेज बुक है ना, वो क्रेडिट सेल वहीं आएगा,
ठीक है, प्लस लिखा हुआ वैभवी जी का बना रहे हैं, बाकी यहाँ पे देख लेंगे, इससे आपका नहीं आएगा, बट कुछ बनते हैं क्वेश्चन तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग लिख रहे हैं। देखिए जो टॉपिक है वो हम लोग कर लेते हैं, जो मैंने जहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उसको शॉर्टकट में चलता है, बट आपने बोला कि फिर से बता दीजिए, इसलिए हमने आपको रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब देखेंगे कि अगला पॉइंट देखेंगे, 6,000 रुपया के निर्गमित चेक, माने आपने किसी को चेक दिया है, मान लेते हैं कि ये आपका कैश बुक है, राम का कैश बुक है। ठीक है, राम का क्या है, अपना कैश बुक है, इसने इशू किया है, इशू किए होंगे तो अपना कैश बुक में क्या हमने माइनस कर रखा है ना, पहले बताएंगे। अच्छा कल का है बताएंगे, इसी को अभी बता लेंगे ना, इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्वेश्चन उतने आने की संभावना ही नहीं, तो कल क्या है बताएंगे। आप लोग भी कहते रहते हैं सर 2 घंटा पढ़ाइए, देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अपना कैशबुक का बैलेंस लिखे हैं। अब हम लोग सेकंड जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जो एंट्री वो देख लेते हैं। 6,000 रुपया निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हो, यहाँ पे कहा गया कि भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, मतलब बैंक में ये चेक नहीं गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6,000 रुपया का इशू किया है, तो हमने कैशबुक में माइनस कर रखा है। हमने क्या कहा कि जो कैशबुक का आपने माइनस किया है तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो प्लस में लिख लेंगे 6,000, क्या कर लेंगे प्लस में यहाँ पे 6,000 लिख लेंगे। फिर आगे देखते हैं बैंक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि बैंक ने 8,000 रुपये का लाभांश प्रत्यय संकलित कर फार्म फंड के खाते में जमा कर दिया। अब हमने पाया कि जो अपना पासबुक है ना, क्या इस पासबुक में 8,000 रुपया प्लस हो रखा है, 8,000 रुपया प्लस हो रखा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 8,000। यदि पासबुक में प्लस हुआ है, अब कैशबुक में प्लस नहीं हुआ है, ऑब्वियसली यदि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो पहले से माइनस हो रखा होगा। जैसे आपके पास 10 रुपया है और हमारे पास 8 रुपया है, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 रुपया माइनस है, इसलिए यहाँ पे प्लस कर देते हैं। यानी पासबुक की ओर से चलेंगे, यानी कैशबुक से चल रहे हैं पासबुक की ओर, तो जो पासबुक में हो रखा वही करना है। जैसे पासबुक में प्लस हो रखा था 8,000 रुपया इलेवन, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये वाली पॉइंट को देखते हैं कि 6,000 रुपया चेक हमने इशू किया था, तो अपने यहाँ तो माइनस किया, बट पासबुक में बैंक में गया ही नहीं है, तो ये क्या है माइनस नहीं हुआ है, मतलब प्लस हो रखा है। आपके हिसाब से तो यहाँ पे प्लस है ना, तो इसलिए ये भी प्लस कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं। अब अगला पढ़ने के बाद पता चलेगा कि 400 रुपये के बैंक शुल्क की प्रविष्टि जो रोकड़ बही में नहीं हुआ। कंफ्यूजन आपको इसमें 12th में भी हो गया, अभी भी थोड़ा बहुत होगा, बट आसानी से हो जाएगा। और एमसीक्यू हम लोग जो क्लासेज है वो करेंगे कल, आज से तो कंटिन्यू कर ही दिए हैं, 5:30 में 5:30 पे है, तो वो कोशिश करेंगे उसे और ज्यादा समय उस पे दे, और यहाँ पे भी आपको समय दे, जो टॉपिक्स है वो हम लोग सारा कवर कर लेंगे। ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ पूछ दिया तो सर नहीं पढ़ाए थे। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, 400 रुपये का बैंक शुल्क की प्रवृत्ति जो भी रोकड़ बही में नहीं है। क्या है रोकड़ बही का मतलब, कैशबुक में नहीं है, बैंक पासबुक में माइनस हो रखा है। यहाँ पे देखिएगा ये बोल रहा है कि 400 रुपया का बैंक शुल्क, तो बैंक शुल्क का तो बैंक वाला तो ऑटोमेटिक कर देगा ना, बैंक का जो कार्य है वो ऑटोमेटिक वो कर दिया। जी अभी बताइए, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि 400 रुपया पासबुक में माइनस हो रखा है, तो यहाँ पे हम लोग झट से माइनस कर देंगे, पासबुक की ओर जा रहे हैं तो पासबुक में माइनस तो माइनस कर देंगे, पासबुक में प्लस तो प्लस कर देंगे। या तो फिर अपना ये दिमाग लगाएंगे कि 400 रुपया बैंक शुल्क जो है वो रोकड़ बही में नहीं है, तो बैंक शुल्क का मतलब चार्ज है, यानी वो घटेगा, तो वहां पे घटा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर पॉइंट, 6,000 रुपया का एक चेक बैंक में जमा किया गया है। क्या कि 6,000 रुपया का चेक जो है वो बैंक में हमने जमा किया है, बट अभी तक संकलित नहीं हुआ, क्या संग्रहित अपना नहीं हुआ 6,000 का, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। चेक जमा किया है 6,000 रुपये का, एक चेक बैंक में जमा किए थे लेकिन अभी तक संकलित नहीं हुआ। जब चेक हम लोग जमा करेंगे
अच्छा, ये वाली पॉइंट हम लोग देख लेंगे। क्या कहता है यहाँ पे कि 6,000 रुपये का एक चेक बैंक में जमा किया था, लेकिन अभी तक वो संकलित नहीं हुआ। तो 6,000 रुपया हम लोग डिपॉजिट किया है चेक के माध्यम से, क्या है, डिपॉजिट किया है, जमा किए थे। तो अपना कैश बुक में हम लोग क्या कर रखे होंगे, प्लस कर रखे हो। बट आगे हमने देखा कि ये संग्रहित नहीं हुआ, यानी कलेक्ट नहीं हुआ अमाउंट, क्या है, कलेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर रखे हैं, तो इसे सीधे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको जो है ना वो हम लोग आगे इधर लिख लेते हैं। 400 रुपये माइनस वाले पार्ट को हम लोग इधर, प्लस वाले पार्ट को इधर, 6,000 रुपया। चलिए इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 6 14 और 50, 64,000 रुपया। और यहाँ से माइनस कितना करना है इसमें से, टोटली आपको, ठीक है ना, 8 6 14, ठीक है। अब जो माइनस इसमें से कर लेंगे हम लोग, कितना है, 6400 रुपया, 6400 रुपया। तो बैंक पासबुक जो अमाउंट आएगा वो ये बैंक पासबुक का होना चाहिए, ठीक है। तो घटा के देख लेंगे, 0 0 6, और ये आ जाएगा अपना 6 है, तो 3 7 और 5 आ गया ना। यही था कि सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग ने ये किया कि अपना जो, अच्छा हमारे इमेज से तो दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पे चलिए दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान में देना था, यही आपको ध्यान में रखना था कि जो हमारा कैश बुक में नहीं हो रखा है उसे हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे। यानी नहीं हो रखा है उसे करेंगे, यानी माइनस नहीं हो रखा है तो उसे माइनस कर देंगे। यदि वो प्लस हो रखा है तो उसे भी हम लोग माइनस कर देंगे, यदि माइनस हो रखा है तो उसे प्लस कर देंगे। कैश बुक प्लस पासबुक। चलिए ठीक है। तो 5:30 में जो यूट्यूब पे क्लासेज है, यदि कहिएगा तो एप्लीकेशंस पे रखेंगे, बट यूट्यूब पे भी वहां से एप्लीकेशन से लाइव हो जाएंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू का सेशंस जो है वो 5:30 पे हम लोग यूट्यूब पे, आपको चैनल्स का नाम तो उम्मीद है कि पता ही होगा। यूट्यूब पे MK एजुकेशन ग्रुप है, वहां पे आएंगे। जो भी आपको डाउट है कि सर क्वेश्चंस इससे नहीं आता, बट इससे नहीं आता, बट हमें पढ़ना है, तो इसलिए एक दिन में तो एक चैप्टर समाप्त कर लिए ना। देखिए एप्लीकेशंस पे 100 MCQ 100 मार्क्स का दोनों हो जाएगा ना सोनाली जी। कोशिश वहां पे हम लोग, देखिए कहिएगा तो हम करेंगे यहाँ पे भी, यदि आपको इच्छा है कि हम लोग एप्लीकेशंस पे ही आके कर लें तो लाइव तो एप्लीकेशंस पे होगा, बट MCQ का सेशंस यूट्यूब पे भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आप MK एजुकेशन यही लिखेगा, कैपिटल में MK एजुकेशन ग्रुप डालिएगा तो वो भी टेलीग्राम आपको ऐसे आ जाएंगे। सर्च कीजिएगा तो सर्च बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन से यूट्यूब के कोई सा भी वीडियो आप खोलिएगा तो वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा। एक आध दो में नहीं होगा तो वो अपना एक दो वीडियो देखने के बाद जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो MCQ का सेशंस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और आज का सेशंस में जितना आपका कमेंट आया था वो पॉजिटिव ही था। लगभग 20 क्वेश्चंस में किन्हीं का 17, किन्हीं का 18, किन्हीं का 19 कमेंट आया है। और वो जो क्वेश्चन था वो 2020 वाला सेशंस का था। तो क्या करेंगे यहाँ पे MCQ का, देखिए यहाँ पे करेंगे ना तो जो आपका सीरियल नंबर है वो MCQ का बढ़ जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप लोग न्यू जो क्या कहते हैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ही बना देंगे MCQ का, ठीक है। तो वहां पे एक से ही स्टार्ट रहेगा, बेसिक से फिर से स्टार्ट कर लेंगे। जो स्टूडेंट पहले भी MCQ कर लिए होंगे उनके लिए वो अब आसान हो जाएंगे, दोबारा करने के बाद, या भूल गए वो रिपीटेड भी हो जाएंगे। तो हम लोग बेसिक से ही ना फर्स्ट क्लास से जैसे किया है, जो अदर स्टेट में या अदर एग्जाम में, कॉमर्स वाले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे जुड़ेंगे, यूट्यूब पे खोलेंगे ना वो। अच्छा टेलीग्राम का लिंक खोज रहा है ना, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, MK एजुकेशन ग्रुप जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ, वो टेलीग्राम खोलेंगे तो सर्च बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करके ये वाली टाइप कर देंगे तो वहां पे ज्वाइन ना हुआ आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। यदि ये सर्च करने में दिक्कत है तो वो यूट्यूब का लिंक खोलेंगे, वहां पे नीचे जो लिखा हुआ रहता है स्टेट क्लास 1 या न्यू बैच, तो उस पे यहाँ पे एरो का ऐसे चिन्ह होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा
तो नीचे कुछ डिटेल लिखा हुआ मिलेगा, उसमें टेलीग्राम लिंक करके होगा, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन तो कुछ खास नहीं था, बट आपको परचेज वाली अमाउंट को ध्यान में रखना है कि क्रेडिट वाले को परचेज में लिखते हैं। तो अपनी क्लास को हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अपना समय भी आज कुछ एक्स्ट्रा ही है, और उम्मीद करते हैं कि कोई एब्सेंट नहीं होंगे समय चेंज होने के कारण। ठीक है, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।